बसपा के एक युग का अंत हुआ है और नए युग की शुरुआत हुई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बसपा के साथ मिलकर आगामी 2024 का चुनाव लड़ेगी, जिस पर अखिलेश यादव ने बोला है कि आने वाले समय में क्या होगा, किस तरह की रणनीति बनेगी। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी इस तरह का निर्णय लेती है तो नए नेतृत्व के साथ हमें उम्मीद है कि बीजेपी से दूरी बनाकर रखी जाएगी। 2024 के चुनाव बीएसपी के साथ गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे उसकी जानकारी नहीं है, कौन किसके साथ आएगा। समाजवादी पार्टी का जो पहले से गठबंधन था, जो हमारे साथ पहले से साल से थे, उनको लेकर के चलेंगे। हर गठबंधन समान होगा। एमपी में मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बोले अखिलेश यादव कि जब उन्हें बहुमत मिल गया है और जनता ने उन्हें मौका दिया है तो आज भी कल उनका मुख्यमंत्री बन ही जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जो भी रणनीति बनेगी, गठबंधन बनेगा, वह भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। जनता दुखी है, परेशान है और जनता निराश हुई है। इनकी सरकार से इन्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा। 10 साल का उत्तर प्रदेश की सरकार के 7 साल का बीजेपी को हिसाब देना होगा। 17 साल के कामकाज का बीजेपी के पास सिर्फ एक ही गारंटी है, दिल्ली और लखनऊ वालों पर इनके पास गारंटी अन्याय की है। यह सरकार बनेगी तो अन्याय की गारंटी है। दिल्ली और लखनऊ वालों को गारंटी है कि उत्तर प्रदेश में महंगाई बढ़ेगी, घर घर बेरोजगार बैठेंगे, सरकारी संस्थाएं बंद होंगी, सरकारी नौकरियां खत्म होंगी, लोगों को परिवार नौकरियों के लिए भटकना पड़ेगा, आउटसोर्स में जाकर के अपमानित होना पड़ेगा। यह इनकी सबसे बड़ी गारंटी है। बिजली महंगी गारंटी है इनकी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ करोड़ों रुपए मिलने पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। फौजी भूमराज सिंह यादव जी की प्रतिमा का अनावरण करने का कार्यक्रम था। यहाँ के ग्रामीण अंचल के सभी लोगों की और खासकर परिवार के लोगों की इच्छा थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आए और उनकी प्रतिमा का अनावरण हो। मुझे खुशी है, मैं परिवार के लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का मुझे मौका मिला है। मैनपुरी लोकसभा और यहाँ की जनता समाजवादियों के साथ हमेशा रही है। उस समाजवादी पार्टी के प्रति विशेष लगाव यहाँ की जनता का हमेशा रहा है और जब कभी समाजवादी पार्टी सत्ता में आई या समाजवादियों को काम करने का मौका मिला है तो यहाँ की जनता का सम्मान हमेशा समाजवादियों ने किया है। ये समाजवादी पार्टी का मैनपुरी की जनता और यहाँ आसपास की जनता से बेहद लगाव है और 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, आसपास की जितनी भी सीटें हैं वो सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो भी आने वाले समय में रणनीति बनेगी, गठबंधन बनेगा, वो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। जनता दुखी है, परेशान है और जनता निराश हुई है इनकी सरकार से। इन्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा 10 साल का और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 7 साल का। बीजेपी को हिसाब देना है 17 सालों के कामकाज का। बीजेपी पे एक ही गारंटी है, दिल्ली और लखनऊ वालों पर इनके पास गारंटी अन्याय की है। इनकी सरकार बनेगी तो अन्याय की गारंटी है, उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी। दिल्ली और लखनऊ वालों की गारंटी है कि घर घर बेरोजगार बैठेंगे। दिल्ली लखनऊ वालों की गारंटी है कि सरकारी संस्थाएं बंद होंगी, सरकारी नौकरियां खत्म होंगी, लोगों को प्राइवेट नौकरियां के लिए भटकना पड़ेगा, आउटसोर्स में जाकर के अपमानित होना पड़ेगा। ये इनकी सबसे बड़ी गारंटी है। बिजली महंगी गारंटी है इनकी। बीएसपी का एक नया युग का अंत हुआ है, नया युग शुरू हुआ है। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी ऐसे में क्या कांग्रेस और बीएसपी के साथ गठबंधन करके 2024 का चुनाव लड़ेगी? कोई नई रणनीति होगी? आने वाले समय में क्या होगा, किस तरह की रणनीति बनेगी, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी ने इस तरह का निर्णय लिया है तो नए नेतृत्व के साथ
हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई रखी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर पा रही है और काफी समय हो गए चुनाव को। देखिए, ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। जब उन्हें बहुमत मिल गया है और जनता ने उन्हें मौका दे दिया है, तो आज नहीं कल मुख्यमंत्री उनका बनी जाएगा। ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। सवाल बड़ा ये है कि आप जो बेरोजगारी की गारंटी दे रहे हो, महंगाई की गारंटी दे रहे हो, ये जो चरम सीमा पर अन्याय है, जिस तरीके से अन्याय हो रहा है सरकार में, कोई कल्पना नहीं कर सकता। किसी गरीब की कहीं सुनवाई नहीं है, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल सकता, ये गारंटी बीजेपी की है। किसी भी जिला अस्पताल में चले जाओ आप, पहले तो स्ट्रेचर नहीं है, अगर आप अस्पताल में जैसे तैसे पहुंच गए तो डॉक्टर नहीं मिलेगा। 2 बजट तो जो टूरिज्म के जो पहले से काम चल रहे थे वो भी अभी नहीं पूरे हुए हैं। एटा का ये जो बिजली का प्लांट लगा है, अगर ये चालू हो जाता तो आपको सस्ती बिजली मिलती, लेकिन एटा का प्लांट जानबूझ के नहीं चला रहे हैं क्योंकि बिजली बनने लगेगी। मुख्यमंत्री जी इसलिए नहीं चला रहे क्योंकि मुख्यमंत्री जी उस कारखाने का नाम नहीं बोल पाते। अध्यक्ष जी, 22 जनवरी लेकिन टूरिज्म मंत्री कहते हैं कि उन्होंने आपके विधानसभा क्षेत्र में काम कराया, जैसे विधुना मार्कंडे आश्रम, उसमें उन्होंने 4-5 करोड़ क्या बोल रही है वो दिए। ये क्या बोलते हैं, उनसे कहिए हम ये चाहते हैं जैसे दुनिया में ताजमहल जाना जाता है, तो मैनपुरी में कुछ ऐसा काम करो जो मैनपुरी याद करे कि आप टूरिज्म मिनिस्टर बने थे कि मैनपुरी को इतना बड़ा आपने काम कर दिया। आप पीछे क्यों हट रहे हो? जाइए मुख्यमंत्री जी से बजट लीजिए जा करके। आप $1 ट्रिलियन की सपना दिखा रहे हैं, क्या आप 500 करोड़ का काम नहीं कर सकते मैनपुरी में? भाई चौराहों को सजाना, जनता को धोखा देना, आप बिजली सस्ती कर नहीं पा रहे, आप नौकरी दे नहीं पा रहे, आप इलाज नहीं दे पा रहे हैं, तो आखिरकार कब करेंगे आप ये काम? उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से पूछा गया था क्या इस बार 2024 में राम मंदिर का मुद्दा रहेगा, तो जयवीर सिंह ने वो स्वीकार किया था कि निश्चित तौर से भाजपा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहेगी। ऐसे कैसे देखते हैं आप? कि भगवान श्री राम सबके हैं, भगवान सबके हैं। मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व स्वरूप दिखाया, तो क्या था उसमें? तो भगवान सबके हैं, भगवान एक दल एक व्यक्ति के नहीं है, भगवान हमारे आपके भी है। अध्यक्ष जी, 22 जनवरी को क्या अयोध्या आप जाएंगे रामलला के? हमारे लिए 26 जनवरी महत्वपूर्ण है, गणतंत्र दिवस, और हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने जो सोशलिज्म का सिद्धांत दिया, नेताजी ने दोनों को सिद्धांतों को लेकर के जो हमें रास्ता दिखाया, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या जो नौकरी मिलनी थी संविधान के तहत मिल पा रही है नौकरियां? हमें किसी से कोई वो नहीं, अपना महंगाई कम हो गई, क्या बेरोजगारी दूर हो गई, क्या आप गारंटी देंगे रोजगार की? और फिर आप मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चला रहे हैं, तेलंगाना में जो सरकार बनी है वो 2500 रुपए महिलाओं को देने जा रही है, छत्तीसगढ़ में हो सकता है वहां भी पैसा मिले महिलाओं को महीना। तो जो समाजवादी पेंशन थी उत्तर प्रदेश में 500 रुपया महिलाओं को दिया जाता था, उसी की नकल करके लोगों ने इस तरह की योजनाएं बना करके सरकार बना ली। क्या उत्तर प्रदेश में गरीब महिलाओं को 3000 रुपए प्रति महीना मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? या जो समाजवादी पेंशन बंद की थी, अब तो कम से कम इनको शुरू करनी चाहिए। कांग्रेस के जो सांसद हैं धीरज साहू, उनके यहाँ सबसे ज्यादा मतलब अब तक की रेट में जो गैस पकड़ा गया है। अब बीजेपी का कहना ये है कि अभी तक ये अडानी कहते थे, लेकिन इनके तो एमपी खुद अडानी बने पड़े हैं। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए और बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए, बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि नोटबंदी जैसी योजना उनकी फर्जी निकली। ये एक साऊ नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में लोगों के पास पैसा होगा। सरकार अगर ये बात कह रही है कि किसी घर में 250 करोड़ से ज्यादा पैसा निकला है, तो सरकार ये भी बताए कि 2000 रुपए जो आपने छापे थे वो किन किन बैंकों में, किस जिले में, किस बैंक की ब्रांच में सबसे ज्यादा जमा हुए हैं। जो सरकार नोटबंदी का सबसे बड़ा फैसला लाई हो और कहती है उसके बाद काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताओ उस व्यक्ति के घर पर या उस जगह पर
इतना पैसे कैसे निकल रहा है। और हम तो समाजवादी लोग उन्हें वो दिन याद दिलाना चाहते हैं 2022 का, जिस समय एक इत्र व्यापारी के घर पे भी 200 करोड़ से ज्यादा रुपया निकला था। और उस समय बीजेपी के लोगों ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके ये प्रचार कराया था कि समाजवादियों का पैसा है। हम उन्हीं बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं कि वो इत्र व्यापारी पे अगर समाजवादियों का पैसा था तो अब तो चुनाव आ गया है, कम से कम आधा ही हम लोगों के पास भिजवा दो। अध्यक्ष जी फ्रीबीज की बात करते हैं, कम से कम इत्र का जो पैसा समाजवादियों का बताया था उसका आधा पैसा भिजवा दो। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए कि आखिरकार पैसे लोग कैसे इकट्ठा कर रहे हैं। अगर नोटबंदी योजना अच्छी थी, नोटबंदी के बाद काला धन इकट्ठा नहीं हो सकता है, तो आखिरकार वो इत्र व्यापारी जो कानपुर में पकड़ा गया था उस पे 200 करोड़ रुपए निकले, और साहू जो अभी पकड़े गए, इसी व्यवस्था करते हैं कि लोग काला धन कमाएं, और उसी का परिणाम है कि काला धन निकल रहा है। और ये भी हमें बताना चाहिए कि जो रुपया उन्होंने और जो रुपया उन्होंने बंद कर दिया 2000 का नोट, वो सबसे ज्यादा किन ब्रांचों में जमा हुआ है, किन बैंकों में जमा हुआ है। बीजेपी आंकड़ों को बताएगी कि किस बैंक में किसने सबसे ज्यादा पैसा 2000 रुपए की जमा कराए हैं। आखिरी सवाल, 2% जो वोट कांग्रेस को एमपी में मिला, उसी बंटवारा किया जाएगा या जिस तरीके से एमपी में बिल्कुल सपा को नदारत के रूप में देखा गया। हर गठबंधन सम्मान से होगा। जो आपने परसेंटेज बताई उस हिसाब से सम्मान दिया जाएगा, उससे ज्यादा सम्मान दिया जाएगा। ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये गारंटी बीजेपी की है कि आप सरकारी अस्पताल में आओगे तो आपको इलाज न मिले, इसकी गारंटी है। अखिलेश के गढ़ में अभी कुछ दिन पहले राजभर आए थे दयाशंकर के साथ, घेरने की कोशिश की। भैया वो ये भी बोले थे कि वो रात को जाकर के गुलदस्ता दे आते हैं और दिन में विरोध करते हैं। इस पर देखिए, ये बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी हमेशा खाली स्थान, वो रिक्त स्थान भरो, आपने कहा था रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक, ये बीजेपी की रणनीति है। जैसे आपके चैनल में ऐड आता है बीच में, तो ये बीजेपी के लिए ऐड का काम करते हैं ये लोग। तो ऐड वाले नेता हैं ये? नहीं, ऐड वाले नहीं, रिक्त स्थान भरो करने वाले कि भाई कोई मुद्दा उठाना है, सपा के खिलाफ बुलवाना है, तो इनके पास एजेंट हैं। अब और शब्द में इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि वो शब्द गलत है, हो सकता है किसी को बुरा लगे, अपमानित महसूस करें, इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स है। सवाल वो नहीं है, सवाल है मुख्यमंत्री जी का जो 46,56 बताते हैं। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे होगी? आपके छुट्टे जानवर घूम रहे हैं, गौशालाओं में गायों की जान जा रही है। हमने कहा कि अगर आप गौ सेवा आपके दिल और दिमाग में है, अगर आप सेवा भावना है, तो बिना बजट बढ़ाए गौशाला कैसे चलेंगी? आप गौशाला का बजट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? और फिर मैनपुरी जैसा जिला मंत्री दे दिए हो। आप ये बताएं, टूरिज्म के लिए कौन सी बड़ी